नमस्कार दोस्तों, मैं ललित सोनी दृष्टि आईएएस की एडिटोरियल एनालिसिस श्रृंखला में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम के बारे में। आधार पर आधारित जो भुगतान की प्रणाली है उसके बारे में बात करेंगे, जो कि गवर्नमेंट का एक डिसीजन आया था 2017 में। उसने कहा था कि हम लोग जो भी मनरेगा के भुगतान करेंगे वो इस प्रणाली के साथ करेंगे, लेकिन कुछ टेक्निकल ग्लिचेस वगैरह होते रहते थे, इंफ्रास्ट्रक्चर इतना स्ट्रांग नहीं था, इसकी वजह से उसको एक्सटेंड कर दिया था। 2017 से उसको बार बार एक्सटेंड करते हुए ये कहा गया था 31 दिसंबर 2023 तक जो है आप मिक्स सिस्टम से भुगतान कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अब गवर्नमेंट ने बोला है कि अब उसको आगे और एक्सटेंड नहीं करेंगे। इसका मतलब यह है कि 1 जनवरी 2024 से जो भी मनरेगा के भुगतान किए जाएंगे वो आपके इस सिस्टम के बेसिस पे किए जाएंगे, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग इसी के आसपास की चर्चा करेंगे। आज का जो टॉपिक है वो द हिंदू से लिया गया है। इसके टाइटल है फॉल्टी कंपेंसेशन, ओके, इशू विद द आधार सीडिंग आर अ हेडेक फॉर द मनरेगा बेनिफिशियरी। कि ये जो है ऑथर ये कहना चाह रहा है कि ये एक माथापच्ची हो सकती है उन लोगों के लिए जो लाभार्थी है इस स्कीम के, ठीक है। चलिए देखते हैं ऐसा क्यों कह रहा है और इसके बारे में और क्या क्या चीजें बात की जा सकती है, ठीक है। तो आज के इस वीडियो की रूपरेखा कुछ इस तरीके की रहेगी कि हम लोग पहले खबरों में क्या है वो बात करेंगे और उसके बाद देखेंगे कि इस निर्णय का क्या प्रभाव पड़ रहा है, किस किस सेक्शन पे इस निर्णय का प्रभाव पड़ेगा। उसके बाद देखेंगे कि ये आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम है क्या, आधार आधारित भुगतान प्रणाली आखिर क्या है, ठीक है। उसके बाद देखेंगे इससे जुड़ी हुई कुछ समस्याएं। उसके बाद हम देखेंगे इसका महत्व क्या है, इसका फायदा क्या हो सकता है, और उसके बाद हम लोग कंक्लूजन पे पहुंचेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि खबरों में क्यों है। खबरों में जैसा कि मैंने बताया कि गवर्नमेंट ने रिफ्यूज कर दिया है कि अब हम इस डेडलाइन को और ज्यादा आगे नहीं बढ़ाएंगे। तो मतलब अब आपको अपने मनरेगा के भुगतान के लिए आधार को आपके मनरेगा जॉब कार्ड के साथ इंटीग्रेट करना होगा, उसको उसके साथ मिलाना होगा, ठीक है। और उसके बाद जो जॉब कार्ड की डिटेल्स हैं वो एक बैंक अकाउंट से जुड़ी हुई होगी और आपका जो पेमेंट होगा वो डायरेक्ट बैंक अकाउंट में आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे ऐसा इसलिए किया जा रहा है, गवर्नमेंट ने बोला कि कई बार ऐसा होता है कि लोग लाभार्थी जो है अपना बैंक अकाउंट चेंज कर देते हैं, उसकी वजह से उनको पेमेंट नहीं की जा सकती। तो इसलिए यहाँ पे अगर वो बैंक अकाउंट सीडेड रहेगा, बैंक अकाउंट जुड़ा हुआ रहेगा आधार नंबर से, तो हमें पता होगा अगर उन्होंने अपडेट भी किया है या उन्होंने अपना बैंक अकाउंट चेंज भी कर दिया है तो भी ऐसे केस में भी उसमें डायरेक्टली जो है आप बेनिफिट ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये गवर्नमेंट का फैसला है। मनरेगा के तहत मजदूरी का भुगतान केवल आधार आधारित भुगतान प्रणाली दैट इज एबीपीएस के द्वारा किया जाएगा। मनरेगा ने आधार सक्षम भुगतान आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम को नहीं अपनाया, इसकी जगह उन्होंने एबीपीएस को चुना है। अब जो ये आधार इनेबल्ड है इसके अंदर ये होता था कि एक बीच में एक जो आप कह सकते हैं इंटरमीडिएटरी रहेगा या फिर कोई ऐसा है सर्विस प्रोवाइडर जैसा कोई रहेगा, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। इसमें आपका आधार जो है सीधा मनरेगा के जॉब कार्ड से मिला हुआ रहेगा और आपके मनरेगा के जॉब कार्ड और आधार के साथ आपके बैंक अकाउंट जुड़े हुए रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे तीसरा कोई आदमी बीच में नहीं रहेगा, मतलब ये गवर्नमेंट और जो बेनिफिशियरी है, जो लाभार्थी है, उनके बीच का डायरेक्ट कनेक्शन रहेगा, ठीक है। तो इसलिए हमने जो है एबीपीएस सिस्टम जो है वो चुना है मनरेगा के लिए, ठीक है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के अनुसार श्रमिकों को केस टू केस आधार पर एबीपीएस सिस्टम से छूट भी मिलेगी। हालांकि इन्होंने कहा है कि अब इस डेडलाइन को हम लोग आगे नहीं बढ़ाएंगे, लेकिन कुछ केसेस में जहां पे कोई टेक्निकल ग्लिच हो जाती है या फिर कोई पंचायत अभी तक कनेक्टेड नहीं है, ऐसे सिचुएशंस में आपको थोड़ी एग्जेम्पशन मिलेगी, छूट मिल सकती है, ठीक है। देखिए यहाँ पे ये डेडलाइन जो है वो की गई थी 31 दिसंबर 2023 के लिए, और अब कहा जा रहा है 2024 के स्टार्ट से यहाँ पे आपको इसी एबीपीएस मेथड के द्वारा ही पेमेंट किया जाएगा, ठीक है। सो ये एबीपीएस मेथड जो है 2017 में लॉन्च किया गया था और इसको बार बार एक्सटेंड किया गया, और क्रिटिक्स बोल रहे हैं कि बहुत सारे मनरेगा के जो लाभार्थी है वो उससे वंचित रह पाएंगे क्योंकि यहाँ पे टेक्निकल ग्लिचेस वगैरह हो जाती है। जो अगर आप पूरी तरीके से किसी टेक्नोलॉजी बेस्ड सिस्टम पे आधारित होते हैं तो आपको चाहिए कि वो बहुत ही रोबस्ट हो, बहुत ही ज्यादा आप कह सकते हैं कि स्ट्रेंथनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर हो उसका, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो ग्लिचेस होंगी, और ग्लिचेस होंगी तो इन लाभार्थियों को पैसा टाइम पे नहीं मिल पाएगा। हो सकता है किसी एक लाभार्थी का पैसा कहीं और चला जाए, या फिर और भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो इसके अंदर जुड़ी हुई है जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। अगली जो बात है वो है एबीपीएस सिस्टम है क्या। जैसा कि मैंने बताया कि भारत का ये भुगतान का एक सिस्टम है। दो तरीके के सिस्टम बताए गए हैं, एक आधार इनेबल्ड सिस्टम था और दूसरा था आधार बेस्ड। तो आधार इनेबल्ड में तो जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ पे एक थर्ड पार्टी साथ में रहेगी, जैसे कि बैंक कह दीजिए, ठीक है। लेकिन आधार बेस्ड के अंदर डायरेक्टली गवर्नमेंट के जॉब कार्ड वगैरह से आधार सिस्टम से जुड़ा हुआ रहेगा आपका बैंक का खाता, ठीक है। तो
एबीपीएस सिस्टम के अंदर ये होगा कि जो आपका नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, एनपीसीआई है, वो इसको ओवरलुक करेगा, रेगुलेट करेगा। इसके साथ साथ वो यूआईएआईडी जो है आपका यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, इसके सहयोग के साथ इस प्रोग्राम को इंप्लीमेंट करेगा। ठीक है, इसका सिद्धांत ये रहेगा कि किसी भी व्यक्ति का आधार नंबर उसका वित्तीय पता बन सकता है। वित्तीय पता मतलब उसका अकाउंट का डिटेल्स वहां पे होगा। अगर आपको किसी इंसान को पैसा भेजना है तो उसके आधार से भी आप पहचान पाएंगे कि ये कौन सा अकाउंट है। ठीक है, तो यहां पे ये उसका वित्तीय पता बन सकता है। यहां पे सीधी सी बात है कि आप आधार कार्ड को बैंक अकाउंट से लिंक करने की बात कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद एकाधिक खातों के मामलों में एबीपीएस सिस्टम स्वचालित रूप से एक ही व्यक्ति के नवीनतम मैप किए हुए खाते के साथ जो है पेमेंट करेगा। अगर मान लीजिए कि कोई एक आदमी है ए, उसके पास जो है उसने आधार के साथ 2-3 खाते उसने लिंक कर रखे हैं। ठीक है, तो जो भी नवीनतम खाता उसके अंदर उसने ऐड किया होगा, जो उसने मैप किया होगा या अपडेट किया होगा, उस खाते में जो है डायरेक्टली पेमेंट ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, तो ये सुविधा दी गई है इस पर्टिकुलर आपके पेमेंट सिस्टम के द्वारा, भुगतान प्रणाली के द्वारा। अब इसके इफेक्ट क्या है इस डिसीजन के, तो नियरली 35% जो ये जॉब कार्ड रखते हैं, आधार मनरेगा का जो कार्ड बनाए हुए लोग हैं, जो लाभार्थी है इसके, वो इससे एक्सक्लूडेड रहेंगे। ठीक है, क्योंकि हो सकता है किसी भी वजह से, मान लीजिए उनके पास मोबाइल नहीं है या फिर उनके पास डिजिटल लिटरेसी नहीं है। ठीक है, एक ये चीज। और दूसरा, अगर हम एक्टिव वर्कर्स की बात करें, जो एक्टिव लेबर्स हैं जिन्होंने पिछले 3 सालों में इसका लाभ उठाया है, उनमें से लगभग 12% लोगों को ये इफेक्ट करेगा। ठीक है, इसकी वजह से क्या होगा कि मनरेगा स्कीम का जो उद्देश्य है कि अनस्किल्ड लोगों को आप जॉब देंगे, जिन लोगों के पास कोई पर्टिकुलर स्किल नहीं है उनको आप मांगने पे 100 दिन का रोजगार देंगे। ठीक है, ऐसे से कुछ लोग वंचित रह सकते हैं। ठीक है, फिर यूनियन गवर्नमेंट ने इसमें बोला है कि हम जब एबीपीएस सिस्टम पे जाते हैं तो सिस्टम से हम लोग काफी तेजी से पेमेंट कर पाएंगे। कोई भी लीकेज वगैरह होता है या कोई भी ऐसी टेक्निकल ग्लिच वगैरह होती है, उसको कम किया जा सकता है। इसके अलावा पैसा बचेगा, लीकेज प्रूफ रहेगा ये। ठीक है, लीकेज प्रूफ होने का मतलब है कि जो भी जैसे करप्शन वगैरह से रिलेटेड जो भी लॉसेस वगैरह होंगे वो इसमें नहीं होंगे, क्योंकि सीधी बात है इसके अंदर कोई थर्ड पार्टी है नहीं, तो इसलिए वो लीकेज वगैरह बच सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा उन्होंने बोला है कि ये पेमेंट जो है काफी फास्ट भी होंगे। ठीक है, अब इसमें एबीपीएस हैज इन प्लेस्ड फॉर मनरेगा फॉर 2017। तो मैंने बताया कि 2017 से है, लेकिन इसको बाद में टेक्निकल ग्लिच वगैरह होते थे या इंफ्रा नहीं होने की वजह से बार बार एक्सटेंड किया गया। ठीक है, उसके अलावा इन्होंने बोला है कि बेनिफिशियरीज डिवॉइड ऑफ प्रॉपर रिकॉर्ड्स ऑफ करेक्शंस। अब हालांकि गवर्नमेंट तो ये बोल रही है कि हम बहुत तेजी से पेमेंट कर पाएंगे, बहुत ही सरल हो जाएगा सिस्टम, वो सारी बातें सही है, लेकिन जो हमारे डेटा हमारे सामने आ रहे हैं उनमें ये कहा जा रहा है कि उल्टा यहाँ पे तेजी से होने की वजह से कम हो रहे हैं, गलत पेमेंट्स हो रहे हैं, क्योंकि आपका टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, पीछे की जो तकनीक है जो इसके पीछे काम करने वाली, वो पूरी तरीके से सुदृढ़ नहीं है। ठीक है, जिसकी वजह से किसी एक खाते का पेमेंट कहीं और जा रहा है, किसी को पेमेंट मिल नहीं रहा है, कहीं टेक्निकल ग्लिचेस हो जा रहे हैं, आधार का डेटा मैच नहीं कर पा रहा है। ठीक है, तो ये सारी प्रॉब्लम की वजह से यहाँ पे जो लाभार्थी है उनको थोड़ा नुकसान भी हो रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं। तो इसमें अदर इश्यूज जो है अगर हम देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बहुत सारे ऐसे जो प्रोसेस है आपका एक पूरा, जब जैसे मान लीजिए आपको भुगतान करना है, उस भुगतान में अलग अलग स्टेज होते हैं। अगर किसी एक स्टेज पे भी कोई तरीके की आप एरर होती है या आपसे कोई गलती होती है तो आपको पैसा नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये सबसे बड़ा नुकसान है कि अगर गलती कोई भी हो, पेमेंट सिस्टम के अंदर कहीं पे भी कोई प्रोसेस में एक एरर आ जाता है, किसी भी स्टेप में कोई एरर आ जाता है, तो उससे क्या होगा रिजल्ट कि आपका पेमेंट जो है वो फेल हो जाएगा। इसके अलावा अगर आपका नाम नहीं मैच कर रहा है, स्पेलिंग को लेकर के कोई डिस्क्रिपेंसी है, या फिर आप जो जिस आधार से आपने अकाउंट जोड़ा हुआ है वहां पे कोई गलत अकाउंट जुड़ गया है, या फिर अगर आपने 2-3 अकाउंट जोड़े हुए हैं तो आप चाहते हैं कि एक पर्टिकुलर अकाउंट में पैसा आए, जैसे मान लीजिए कि आपके आधार के साथ 3 अकाउंट जुड़े हुए हैं, X, Y और Z। आप चाहते हैं कि Y के अंदर पैसा आए, लेकिन आपने लास्ट में Z को ऐड किया हुआ तो डायरेक्टली Z के अंदर पैसा जा रहा है। तो ये सारी चीजें हो सकती है जो कि प्रॉब्लम क्रिएट करेगी अल्टीमेटली लाभार्थियों के लिए। ठीक है, इसके अलावा पेमेंट कैन बी डाइवर्टेड टू सम अदर अकाउंट, किसी और के अकाउंट में पैसा जा सकता है। ठीक है, इससे भी कुछ नुकसान ही होगा। ठीक है, तो ये सारी इश्यूज है, इसको हम लोग डिटेल में आगे देखेंगे, लेकिन फिलहाल आर्टिकल में इतने ही दिए हुए हैं तो इसलिए हमने इसको देख लिया। अगर हम बाकी इश्यूज की बात करें, ठीक है, तो आधार पर हम लोग ज्यादा निर्भर हो रहे हैं और ये टेक्नोलॉजी पर बेस्ड प्रोग्राम है पूरा। ठीक है, तो आपकी टेक्नोलॉजी में कहीं ग्लिच होती है तो उसका प्रभाव सीधे लाभार्थियों के पेमेंट पे दिखेगा। ठीक है, और ये जो लाभार्थी है, मनरेगा के लाभार्थी है, वो ये ऐसा सेक्शन है जो काफी वल्नरेबल है, काफी गरीब तबका है।
ठीक है। तो अगर एक महीने की पेमेंट नहीं मिलती है, अपने रोजगार का भत्ता नहीं मिलता, तो उनके लिए काफी प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। ठीक है, तो ये आधार पर आप एक्सेस निर्भरता नहीं दिखा सकते। ठीक है, वो एक प्रॉब्लम है। इसके अलावा इंटरनेट और बैंकिंग की बुनियादी ढांचे पर निर्भरता। अब हमारा इंटरनेट का जो डिजिटल कनेक्टिविटी है वो इस तरीके से पूरी होनी चाहिए कि एकदम जो सबसे तबके का सबसे नीचे वाला इंसान है उस तक भी वो बेनिफिट पहुंचे। ठीक है, लेकिन अभी उसमें कहीं ना कहीं टेक्निकल ग्लिचेस वगैरह होते रहते हैं, तो आप इन पे भी पूरी तरीके से ऐसी निर्भरता नहीं दिखा सकते अभी तक। ठीक है, इसके अलावा गोपनीयता और डेटा सुरक्षा संबंधित चिंताएं। ठीक है, प्राइवेसी को लेकर के कंसर्न। आप आधार से अपना सारा डेटा जोड़ रहे हैं, अपना फाइनेंशियल अकाउंट भी उससे ऐड कर रहे हैं, बैंक अकाउंट उससे ऐड कर रहे हैं, लेकिन अगर मान लीजिए कोई साइबर थ्रेट होती है या कोई ऐसी ब्रीच हो जाती है, कोई डेटा पे अटैक हो जाता है, ऐसे में ये डेटा गलत हाथों में भी जा सकता है। ठीक है, तो उसको लेकर के भी कुछ कंसर्न्स हैं। फिर ऑथेंटिकेशन फेलियर्स। जब आपको पता होगा कि आधार में जो फिंगरप्रिंट्स वगैरह का बायोमेट्रिक का भी प्रोविजन है, अब वहां पे कई बार ऐसा होता है कि फिंगरप्रिंट रीड नहीं करते। ठीक है, तो ऐसे में ऑथेंटिकेशन फेलियर हो जाता है। जो आपको पैसा मिलना चाहिए वो इसलिए नहीं मिला क्योंकि आपके फिंगरप्रिंट वहां पे रीड नहीं हो रहे हैं। ठीक है, तो यहां पे प्रमाणीकरण से लेकर के कुछ विफलताएं हो सकती है और तकनीकी गलतियां या टेक्निकल ग्लिचेस की वजह से भी आपको पेमेंट नहीं मिल सकती है। तो ये भी एक बहुत बड़ा इशू है। इसके अलावा भुगतान डाइवर्ट हो जाना। भुगतान डाइवर्ट हो जाने का मतलब है कि अगर गलती से आपका अकाउंट किसी और के अकाउंट से कहीं मिसमैच हो जाता है या फिर आपका आधार जो है किसी और अकाउंट के साथ मैच हो जाता है, तो पेमेंट डाइवर्ट हो जाएगा उसके अकाउंट में। ठीक है, तो ये एक प्रॉब्लम है। अब यहां पे दिक्कत ये है कि इन भुगतान से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है उनके लिए कोई गाइडलाइंस नहीं दी हुई है। ठीक है, तो ये भी थोड़ा दिक्कत हो जाता है। कमजोर वर्ग लाभ से वंचित रह सकते हैं। जो लोग नहीं जानते हैं मोबाइल चलाना, जो लोग नहीं जानते हैं कि इनको कैसे जा करके इनको लिंक करना है, कि जॉब कार्ड को कैसे आपको आधार से लिंक करना है, आधार को कैसे बैंक अकाउंट से लिंक करना है, अगर ऐसा नहीं जानते हैं तो वहां पे भी एक दिक्कत हो सकती है। और काफी ऐसे लोग हैं, गरीब वर्ग जो है वो जनरली नहीं जानता है डिजिटल लिटरेसी या फिर आप कैसे डिजिटल साक्षरता इतनी ज्यादा नहीं है अभी भी। उत्तरदायित्व की कमी। जैसा कि मैंने बताया कि जब अगर कोई ऐसी गलती हो जाएगी तो आप जाके किसको पकड़ोगे। ठीक है, तो ऐसे जिम्मेदारी की कमी है, यहाँ पे उत्तरदायित्व की कमी है। अपारदर्शी भुगतान प्रणाली। अब जब कोई आकर के आपको कैश में पैसा देता था तो वो आदमी सामने होता था, वो आप उसको पकड़ सकते थे, उसको लायबिल ठहरा सकते थे। लेकिन ये तो डायरेक्ट होगा। ठीक है, अगर आपको पैसा नहीं आता तो आप जाके बात किससे करेंगे, उसके रिगार्डिंग अभी ऐसी कोई गाइडलाइंस अभी तक है नहीं। ठीक है, धोखाधड़ी और दुरुपयोग किया जा सकता है, डेटा का भी दुरुपयोग हो सकता है, या फिर जो इंसान अवेयर नहीं है, ठीक है, तो कई बार ऐसा होता है कॉन्ट्रैक्टर उसके साथ छेड़खानी भी कर सकते हैं, उसके मोबाइल से बैंक अकाउंट को भी इधर उधर छेड़खानी की जा सकती है। तो इस तरीके की चीजें हो सकती है क्योंकि डिजिटल साक्षरता जो है इतनी ज्यादा है नहीं देश में। ठीक है, फिर भुगतान समस्याओं के समाधान हेतु दिशा निर्देशों का अभाव। जैसा कि मैंने बताया कि अगर कोई समस्या होती है तो ऐसा डायरेक्शंस नहीं है, दिशा निर्देशन नहीं है, गाइडलाइंस नहीं है। जागरूकता और डिजिटल साक्षरता का अभाव, ये भी हमने डिस्कस कर दिया। लाखों गरीबों और वंचित लोगों को उनकी सहमति के बिना सिस्टम से जोड़ा जाएगा, क्योंकि अगर कोई इंसान नहीं जानता है कि उसको कैसे करना है तो वो अल्टीमेटली किसी के पास जाएगा। अब उसको सिर्फ चाहिए कि उसका भत्ता जो है उस पर पहुंच जाए। ठीक है, अब उसको नहीं समझ में आ रहा है कि ये चीजें क्या है, उसको ये पूरा कॉन्सेप्ट ही समझ में नहीं आ रहा है। तो आप कह सकते हैं कि जिसको कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा है तो उसकी सहमति आप कैसे लेंगे। तो ऐसे में बिना सहमति के भी उनको सिस्टम से जोड़ा जाएगा। ठीक है, तो ये एक इशू हो जाता है। हालिया एक रिपोर्ट में बताया गया है कि 34.8% पंजीकृत लोग और 12.7% सक्रिय कर्मचारी इस अनिवार्य भुगतान पद्धति के लिए अयोग्य हो जाएंगे। ठीक है, ये हम लोग स्टार्ट में डिस्कस कर लिए थे कि ये एक बहुत बड़ा नुकसान है इसका। ठीक है, अगर ये सारे नुकसान है, अगर हम लोग सिग्निफिकेंस देखें, इसका फायदा क्या है, इसका महत्व क्या है। ठीक है, लेकिन ये महत्व तभी है जब ये संरचना पूरी एकदम सुदृढ़ हो। ठीक है, इसमें जो ये लूप होल्स हैं, टेक्निकल ग्लिच वगैरह वो ना हो, तो इसके काफी फायदे भी हैं। देखिए, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, सीधा अकाउंट में पैसा आएगा, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, कोई मिडिल मैन नहीं है। ठीक है, तो एक ये चीज। बैंक रहित आबादी के लिए वित्तीय समावेशन, जो इंसान बैंक अकाउंट नहीं रखते हैं और अब आपको ये अगर आपको भत्ता चाहिए तो आपके पास बैंक अकाउंट होना चाहिए, तो उससे क्या है ना, फाइनेंशियल इंक्लूजन भी होगा। ठीक है, तो एक ये चीज हो जाती है, वित्तीय समावेश भी हो जाएगा। दूसरा, मेंटेनिंग ऑडिटेबल ट्रेल फॉर द ट्रांजेक्शंस, मतलब अगर पैसा ट्रांसफर हुआ है तो उसका डेटा तो रहेगा, उसका ट्रेल तो रहेगा। तो अगर कोई गलती होगी तो वहां पे उसको मेंटेन किया जा सकता है, वहां पे एक हमारे पास पूरा रिकॉर्ड है उस चीज का। ठीक है, इसके अलावा लागत में बचत आएगी, क्योंकि आप देखेंगे सेविंग रहेगी, करप्शन से लेकर भ्रष्टाचार से लेकर के जो लॉसेस होते हैं वो नहीं होंगे। इसके अलावा प्रशासनिक खर्च, बार बार अगर आपको कैश में पैसा देना पड़ रहा है या फिर बार बार उस गांव में जाकर के बैंकिंग सिस्टम वगैरह के लिए भी जाना पड़ रहा है, तो वो प्रशासनिक खर्च जो है यहाँ पे अवॉइड किया जा सकता है, क्योंकि अब सीधा आपके अकाउंट में पैसा आ रहा है। ठीक है, इसके अलावा
कागजी कार्रवाई को कम किया जा सकता है, ठीक है, क्योंकि ये पूरा प्रोसेस मोबाइल के थ्रू होगा, इंटरनेट के थ्रू होगा, तो कागजी कार्रवाई की जरूरत नहीं होगी, ठीक है। स्केलेबिलिटी और पहुंच, दूर दराज गांवों तक भी ये चीज की जा सकती है, क्योंकि यहां पे आपको सिर्फ इंटरनेट की जरूरत है और कोई फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत नहीं है, ठीक है। डिजिटल अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देता है, ठीक है, डिजिटल इकोनॉमी को बढ़ावा देता है, वो हमने देखा ही है। सामाजिक कल्याण योजनाएं जो है, छात्रवृत्ति, पेंशन, सब्सिडी, ये सारी चीजें हैं, इनके लिए ये जो एबीपीएस का तरीका है वो काफी सही है, ठीक है। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर होगा और हमारे पास एक डेटा भी रहेगा, ठीक है। इसके अलावा बिचौलिए जो मिडिल मैन होते हैं उनको ये खत्म करता है। जो जनरली कॉन्ट्रैक्टर वगैरह मनरेगा में ऐसा होता है कि अगर कहीं बीच में कोई आदमी है तो वो मिनिमम वेज से कम पैसा उनको दे रहा होता है, तो ऐसे में जो है ये बिचौलियों को यहां से बीच में से खत्म कर देगा, ठीक है। तो ये कुछ इसके महत्व भी है, इसका इंपॉर्टेंस भी है, ठीक है, इसके कुछ फायदे भी है, लेकिन ये फायदे सब तभी है जब हम इसके पीछे के जो इश्यूज है, जो समस्या है, उनको सॉर्ट आउट करें पहले, ठीक है। तो इस पूरे डिस्कशन का कंक्लूजन ये है, ठीक है, विदाउट क्लियरिंग द Aadhaar seeding and the mapping with the bank account, making ABPS mandatory will only create further issues. तो यहाँ पे ऑथर ये कह रहा है कि अगर आप जब तक वो समस्याएं पूरी तरीके से सॉल्व नहीं करेंगे और आप सीधा आधार के अगर इस पे चले जाते हैं, उसको लिंक करने के लिए चले जाते हैं, तो फायदे से ज्यादा नुकसान हो सकते हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि गवर्नमेंट को एक बार रिविजिट करना चाहिए, उनको देखना चाहिए कि हमारा ढांचा पूरी तरीके से तैयार है भी कि नहीं है। इसके अलावा आप सोशल ऑडिट करवा दीजिए, आप जो है लोगों से पूछ लीजिए कि किस हद तक की वो समस्याएं फेस कर रहे हैं, तो क्या ये सही टाइम है इस पद्धति को अपनाने का, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि जो भी इश्यूज है, जो फॉल्टी सीडिंग वगैरह से रिलेटेड इश्यूज हैं, उनको पहले सॉर्ट कर दीजिए, उसके बाद इसको परमानेंट कीजिए, ठीक है। तो ये जो सारी जो बातें हैं इस आर्टिकल में की गई है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, अगर हम सिंपल वर्ड्स में बोलना चाहे तो आधार आधारित भुगतान प्रणाली या फिर एबीपीएस को अनिवार्य करने से पहले सरकारी पूर्व पुनः मूल्यांकन की जरूरत है, इसको वापस रिव्यू करने की जरूरत है, एंड सामाजिक ऑडिट की आवश्यकता है, जिस पर बल देते हुए यह कहा गया है कि आधार सीडिंग से संबंधित मुद्दों को संशोधित करना, सुधारना अति अनिवार्य है, कि अगर इसको पहले लगाने से पहले, इस प्रोसेस को लाने से पहले आपको ये सारे मुद्दों को सॉर्ट आउट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। यहाँ पे ऑथर ये कह रहा है कि आप एक बार वापस से जो है इसका पुनः मूल्यांकन कर दीजिए, ठीक है। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को विराम देता हूं, फिर मिलूंगा आपसे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए हैव अ गुड डे, थैंक यू।